हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों बहनों? उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, लाजवाब होंगे और ज़बरदस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है, बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी बड़ी ज़ोरदार तरीके से हम लोग कर रहे हैं। और आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का चौथा चैप्टर हम लोग लेकर के आए हैं। चौथा चैप्टर, और जिसमें हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे भारत के विदेशी संबंध। तो भारत के क्या पढ़ने वाले हैं ना, चौथा चैप्टर भारत के विदेशी संबंध। तो भारत का जो विदेशी संबंध है ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो इससे हम लोग जितने सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होगा, इन सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे। आइए, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना यूनिट 4 का। तो पहला क्वेश्चन क्या है ना, देखते हैं ध्यान से। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने में कि भारत में राष्ट्रपति के पद या राष्ट्रपति के उम्मीदवार की न्यूनतम भारत के विदेशी संबंध आयु क्या है। तो क्या हो जाएगा नो, तो न्यूनतम आयु क्या हो जाएगा नो, 35 वर्ष। क्या होगा नो, 35 वर्ष होगा। तो याद रखेगा, वर्तमान में आप लोग से अगर बाय द वे पूछ ले वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइएगा। और उपराष्ट्रपति का नाम क्या है, कमेंट में बताइएगा। राष्ट्रपति कौन है और उपराष्ट्रपति कौन है। तो हो गया हम लोगों का पहला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम भारत के विदेश संबंध आयु क्या है। तो 35 वर्ष है ना। और आप लोग वर्तमान के बताइए कि 2025 में भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है और उपराष्ट्रपति कौन है। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो किसने किया था। तो याद रखेगा नो, तो वह थे अयूब खां। कौन थे नो, ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर कौन किस राष्ट्रपति ने किए थे, अयूब खां। तो आप बताइएगा ताशकंद ताशकंद किस देश में पड़ता है, किस देश में, जल्दी से ये बताइएगा कमेंट में। ताशकंद किस देश में पड़ता है, और जल्दी से बताइएगा कि 1966 में ताशकंद में ही अपने किस भारतीय प्रधानमंत्री का मृत्यु हुआ था। आप लोग कमेंट में लिखेगा। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको दिया, ये हमने बता दिया है। आइए, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था। अगर आपसे कोई पूछे कि बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो क्या हो जाएगा नो, 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। ठीक ना, 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1998 में। 1998 में हुआ था। और 1998 के अर्थात उस समय के भारत के राष्ट्रपति कौन थे, कमेंट में लिखे जरूर। क्वेश्चन नंबर लिख करके आप आंसर लीजिएगा। भारत के राष्ट्रपति कौन थे उस समय 1998 में, और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, ये बताइएगा। भारत के प्रधानमंत्री। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया। तो जरूर है, आप ये बनाइएगा कौन कौन थे 1998 में। और यह भी कमेंट में लिखिए कि पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। तो पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, तो हम बता ही देते हैं कि पहला 1974 में राजस्थान के पोखरण में हुआ था। राजस्थान के पोखरण में, राजस्थान के कहाँ हुआ था नो, पोखरण में। पहला परमाणु कब हुआ था नो, परीक्षण। तो चलिए जल्दी से चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता के बाद भारत अपनी नीतियों के संचालन में निम्न में से किन नीतियों को महत्व दिया। तो क्या हो जाएगा नो, आप याद रखिएगा, ये जनजातीय जनतंत्र समाजवाद का स्थापना किया। इसका भारतीय समाज की व्यवस्था और आधुनिक सामाजिक व्यवस्था के बीच में समन्वय बनाया, कोऑर्डिनेशन का काम किया। यह भी सही है। वसुदैव कुटुंबकम का सूत्र दिया। वसुदैव कुटुंबकम, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया। तो विदेश नीति की चर्चा जो है भारत का किस अनुच्छेद में है,
तो अनुच्छेद क्या होगा? 51 में है, आर्टिकल 51 में है, आर्टिकल 51 में है। अच्छा, तो आप लोग यह बताइए, और क्वेश्चंस आपके सामने में, बताइए आर्टिकल, किस आर्टिकल में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया? किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप जरूर बताएं कि मौलिक कर्तव्य जो है यह बताएं आप लोग कि भारत में मौलिक या मूल कर्तव्य की संख्या कितना? वर्तमान में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्याएं कितनी हैं? और ये मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है, ये जरूर बताएं। किस देश से लिया गया, कमेंट में जरूर बताएं। तब चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति में किन आदर्शों का वर्णन है? तो किन आदर्शों का वर्णन है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ये बात बिल्कुल सही है कि पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा रहे, राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण संबंध रहे सबों के साथ में, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हम पालन करेंगे। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? नुनू सभी हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय विदेश नीतियों के प्रमुख लक्ष्यों में से कौन सही है? तो भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्य में से कौन सा सही है? तो देश में सब्जेक्टिव में भी काम आ सकता है। तो देश में के विकास के लिए साधन एवं परिस्थितियां जुटाना, ये बात बिल्कुल सही है। विश्व में चल रहे परिस्थितियां और विवादों से दूरी बनाए रखना, यह भी बात सही है। प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करना, यह भी बात सही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। यानी जो भारत के लोग जाके दूसरे देश में बस गए, उनका भी क्या करना? हितों की रक्षा करना। जैसा भी देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय विदेश नीतियों के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में निम्न में से कौन सही है? तो आप इनमें से भी नस्ल भेदभाव की समाप्ति का प्रयास करना, यह भी बात सही। मानवाधिकारों की रक्षा करना, यह भी बात सही। और इसी प्रकार से क्या हो जाए? उपनिवेशवाद का विरोध करना, किसी दूसरे देश पर जाके कब्जा कर लेना, उसको अपने हिसाब से चलाना, यह भी क्या है? सही। इसका मतलब आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय विदेश नीतियों के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप अपने मस्तिष्क में रखेगा पंडित नेहरू। पंडित नेहरू, तो पंडित नेहरू स्वतंत्र भारत के, यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित नेहरू थे। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइए पंडित नेहरू का मृत्यु कब हुआ था? जल्दी से आप लोग कमेंट में लिखिए पंडित नेहरू का मृत्यु कब हुआ था। और यहाँ बताइए, और भारत के यह प्रथम विदेश मंत्री भी थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री भी अगर आपसे पूछेगा, विदेशी प्रभार भी इसी इन्होंने ही रखा था, पंडित नेहरू ने ही। तो विदेश मंत्री, तो विदेशी प्रभार भी किसके पास था? विदेश मंत्री या कौन थे? पंडित नेहरू भी थे। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए ना देखते हैं, तो शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद हुई थी? शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद हुई थी? तो याद रखेगा कि सोवियत संघ के विघटन के बाद। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में। कब हुआ था? 1991 में, सोवियत संघ के विघटन के बाद। ठीक है, आइए तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। G15 ग्रुप 15, G15 के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो जी से अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बताएंगे? याद रखेगा तो सदस्य क्या गो रहेगा? जब यहाँ लिख ही दिया, क्लियर कट कर दिया, तो G15 मतलब क्या गो सदस्य? तो 15 गो सदस्य। G15 ग्रुप 15 गो। 13 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन G15 का सदस्य है? तो G15 में अमेरिका, G15 का सदस्य कौन है? तो यह क्या हो जाएगा? 13 का बी हो जाएगा, यानी कि भारत G15 का सदस्य है। कोलकाता तथा ढाका के बीच बस यात्रा की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था? किस प्रधानमंत्री के शासन के काल में हुआ था? तो याद रखेगा HD देवगौड़ा, यानी भारत के प्रधानमंत्री थे कौन? HD देवगौड़ा, उन्हीं के शासनकाल में हुआ था।
फरक्का गंगाजल बंटवारा विषयक समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? फरक्का गंगाजल बंटवारा विषयक यानी समझौता किन दो देशों का? फरक्का जल गंगा जल का बंटवारा जैसे आएगा तो आपके मस्तिष्क में आ जाना चाहिए किसमें? भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच में। दिल्ली लाहौर बस सेवा कब चालू की गई थी? तो अटल बिहारी वाजपेयी या अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, तो बताइए जल्दी से, तो कब होगा? 1999 दिल्ली लाहौर बस सेवा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। और इसी में याद रखेगा कारगिल युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध। पाकिस्तान द्वारा माना जाने वाला आज़ाद कश्मीर कितना वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है? आज़ाद कश्मीर कितना वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है? तो अगर आपसे कोई पूछेगा तो बोलेगा 32,000 वर्ग किलोमीटर। कितना? 32,000 वर्ग किलोमीटर। भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन था? तो याद रखेगा भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन था? तो दिमाग में आर्यभट्ट प्रथम, जबकि इसे लॉन्च भारत से नहीं किया गया था, दूसरे देश ले जा करके लॉन्च किया गया था। तो आप उस स्पेस स्टेशन का नाम, उस जगह का नाम बताइएगा जहां से इसको लॉन्च किया गया था। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट प्रथम कब प्रक्षेपित किया गया था? पहली बार इसको कब प्रक्षेपित किया गया था? आपके मस्तिष्क में आना चाहिए कि 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। क्या? 1975 में आर्यभट्ट प्रथम प्रक्षेपित किया गया था। एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है? एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है? तो आप हमेशा याद रखेगा अमेरिका का। किसका होगा? अमेरिका का। तो क्या करना? अमेरिका। चलते अगले क्वेश्चन को। तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? तो तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? तो यह याद रखिएगा 70 के बाद हुआ था। 70 के बाद तनाव शैथिल्य का दौर आया, 70 के बाद। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में प्रथम शिखर सम्मेलन भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति जो थे, हमारे देश के प्रथम प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू थे। कौन थे? पंडित नेहरू। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? दक्षिण एशिया का अगर आपसे सबसे बड़ा देश पूछेगा तो कौन बोलेंगे? इसमें से भारत। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? इन सब में भारत। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ABM किस वर्ष हुई? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि किस वर्ष हुई? तो याद रखिएगा इसमें से 1972 में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाटो का स्थापना किस वर्ष हुआ था? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो याद रखेगा द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के कुछ ही समय बाद हुआ था। 1949 में हुआ था नाटो का। क्या होगा? 1949 में होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। शिमला समझौता पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? तो शिमला समझौता पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? तो जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी। तो आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइए, मेरे प्यारे भाई बहन, कि शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता कब हुआ था? जल्दी से कमेंट में बताइए। शिमला समझौता का ईस्वी बताइए कब हुआ था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 1945 में बना। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा वर्ष भारत और चीन के मित्रता के रूप में मनाया जाता है? तो क्या हो जाएगा? तो 62 का समय चल रहा था। तो 62 में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था भारत और चीन के बीच में। लेकिन मित्रता का क्या होगा? आंसर हो जाएगा मित्रता का 1988 के समय में। ठीक ना?
याद रखेगा। और ये 1900 भारत और चीन के बीच में युद्ध किया हुआ था 1962 में। 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने के लिए दिशा में किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की थी? तो 2014 में कौन आए थे? तो सबको पता है कि 2014 में मोदी जी आए थे, तो नरेंद्र मोदी जी होंगे। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो 1955 में वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो याद रखेगा नु, तो 30 का क्या हो जाएगा? पश्चिमी जर्मनी। कौन नहीं थे? पश्चिमी जर्मनी, वार्सा। चलते हैं। परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया था? तो किस देश ने किया था? तो भारत ने नहीं किया था। किसने नहीं किया था? नो, भारत ने। कि दुनिया सब परमाणु पर प्रैक्टिकल करके रख लिया, परीक्षण करके, हम ही ना करेंगे, तो इसीलिए भारत ने इस पर सिग्नेचर नहीं किया था। किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु 1966 में? देखिए हम शुरुआत में पूछे थे, इसका आंसर मिल गया। तो किसका हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री का। किसका हुआ था? तो लाल बहादुर शास्त्री का। तो क्या हो जाएगा नो? तो 32 का बी हो जाएगा। किसने कहा था भारत के लिए दूरगामी हित को देखते हुए यही हितकर होगा कि हम बिना किसी को नाराज किए लाखों लोगों की सहानुभूति प्राप्त कर सकते हैं? यह स्टेटमेंट किसका है? यह स्टेटमेंट पंडित नेहरू का है। पंडित नेहरू की स्टेटमेंट है बाबू। शीत युद्ध, कोल्ड वार का अर्थ संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए। तो कौन सा हो जाएगा नो? तो याद रखिएगा, सोवियत संघ, अमेरिका एवं सोवियत संघ जैसे रूस जो है, जैसे दोनों महाशक्तियों के पारस्परिक विरोध को शीत युद्ध कहा गया था। चलिए यही बात सही है, पहला नंबर ही। गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है किसी गुट में शामिल न होकर स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना। यह बात सही है। दोनों गुटों में समान दूरी बनाए रखना, यह भी बात बिल्कुल सही है। दो गुटों के बीच तटस्थता की नीतियों को अपनाना, यह बात भी सही है। इसका मतलब ऊपर में जितना लिखा है सब सही है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा नो? डी। 1962 में भारत पर किस देश ने आक्रमण कर दिया था? अभी तुरंत बताए थे, चीन ने आक्रमण कर दिया था। भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। और यह क्वेश्चन कई बार देखे, 12 में, 15 में, 17 में, 21 में पूछा। भारत और चीन युद्ध कहिया 1962। बहुध्रुवीय विश्व में गुट निरपेक्षता का प्रासंगिकता और भी अधिक है, ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो याद रखिएगा, यह कथन किसके हैं? तो ये पंडित नेहरू के हैं। ये कथन किसके हैं? पंडित नेहरू के हैं। चलते अगले क्वेश्चन। नाटो, नाटो क्या है? नाटो एक प्रकार का अमेरिका द्वारा अमेरिकी गुट का सैनिक गठबंधन, अमेरिकी गुट का सैनिक गठबंधन, अमेरिकी गुट का क्या नो? सैनिक गठबंधन, अमेरिकी गुट का सैनिक गठबंधन है। वार्सा पैक्ट यानी वार्सा समझौता क्या है? तो वार्सा क्या? सोवियत गुट का, तो वार्सा का, वार्सा क्या आ जाएगा नो? तो सोवियत गुट का सैनिक गठबंधन है। वार्सा पैक्ट क्या है? सोवियत गुट का सैनिक गठबंधन है। स्वेज नहर विवाद में ब्रिटेन द्वारा मिस्र पर आक्रमण कब किया गया? और जल्दी से बताइए क्या होगा? 1956 में किया गया। तो जल्दी से बताइए, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है? तो जल्दी से बताइए, किन दो सागरों को जोड़ता है? जल्दी से आप लोग कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। स्वेज नहर। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो यह क्या हो जाएगा नो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेलग्रेड में हुआ था। तो फिर आपसे क्वेश्चन, बेलग्रेड कहाँ है बताइए कमेंट में। बेलग्रेड कहाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जल्दी इस कमेंट में बताइए। नेहरू नासिर टीटो ने मिलकर किस संगठन का स्थापना किया था? तो नेहरू नासिर टीटो गुट निरपेक्ष, किसका क्या था नो? तो याद रखेगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन का। गुट निरपेक्ष, गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन किस वर्ष भारत में हुआ था? तो आपसे पूछेगा तो बोलिएगा 7वां शिखर सम्मेलन 1983 में। और 7वां शिखर सम्मेलन 1983 में। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है नो? तो
याद रखिएगा। तो क्या होगा नो वर्तमान में, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा नो, तो इसमें से अभी तो इनमें से कोई नहीं होगा ऑप्शन, लेकिन अगर अभी पूछ दे 2024 में तो क्या होगा नो शहबाज शरीफ। कौन सा हो जाएगा? शहबाज शरीफ, जो नवाज शरीफ के भाई हैं। क्या नो शहबाज शरीफ होगा। अभी वर्तमान का प्रधानमंत्री कौन होगा? शहबाज शरीफ। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो पंचशील भारत और जल्दी से, तो पंचशील समझौता किसके किसके बीच में हुआ था? तो भारत और कहाँ है, सॉरी, भारत और चीन के बीच में होगा। तो पंचशील हो गया भारत और चीन। और जबकि शिमला समझौता अगर पूछेगा, शिमला समझौता तो किसके बीच में हुआ था? शिमला समझौता किसके बीच में होगा? तो शिमला समझौता होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में। पंचशील के सिद्धांतम निम्नलिखित में से कौन सही है? का सिद्धांत कौन सा सही है? आइए तो देखते हैं। पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सही है? एक दूसरे के अखंडता और संप्रभुता के प्रति पारस्परिक सम्मान की भावना, हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, यह बात भी सही है। दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का स्थापना करना, यह भी बात। इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी सही। तो ये था पंचशील समझौता। पंचशील सिद्धांत को संयुक्त राष्ट्र संघ में कब मान्यता प्राप्त किया गया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है नो। तो क्या हो जाएगा? तो ये याद रखेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता कब मिला था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जब कब कब मान्यता मिला था, तो हमेशा याद रखेगा। तो 47 का क्या हो जाएगा नो? तो 47 का हो जाएगा 59। भारत में जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? तो भारत में जनता पार्टी की सरकार बनी थी 1977 में। मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई का नाम आप सुने होंगे, मोरारजी देसाई। ठीक ना, चलते अगला। जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? तो जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। जस्ट उससे पहले ऊपर में बताया, मोरारजी देसाई। भारत और फ्रांस के बीच यूरेनियम की सप्लाई पर समझौता कब हुआ था? तो भारत और फ्रांस क्या कर रहा था नु? यूरेनियम का सप्लाई करने के लिए जो समझौता हुआ था, तो याद रखिएगा नु 1982 में। कब हुआ था नु? 1982 में हुआ था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन सार्क की स्थापना, इसको हम लोग कहते हैं शॉर्टकट में SAARC, सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसके देश कितने हैं? 8 हैं। तो आप कमेंट में जरूर लिखें नु इस सार्क के सदस्य देश कौन कौन है, इस कमेंट में जरूर लिखें। 8 देश हैं। और हम एक ट्रिक भी बताए थे, भापा माश्री भूने अबा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 देश है। इस ट्रिक से आप जल्दी से, इस ट्रिक के साथ आप लिख करके कमेंट में लिखिए सार्क के सदस्य देश। तो आइए हम आंसर बता देते हैं इसका। इसका स्थापना कब हुआ था? 1985 में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1985 में। और आप बताइए इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका स्थापना और मुख्यालय बताइए जल्दी से कमेंट में, मुख्यालय कहाँ है? निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क का सदस्य कौन नहीं है? तो अभी आप अगर आप ट्रिक के साथ अगर देख लेंगे तो भापा माश्री भूने अबा, इसका मतलब क्या होगा नैनो? भा से भारत, पा से पाकिस्तान, मा से मालदीव, श्री से श्रीलंका, भू से भूटान, ने से नेपाल, आ से अफगानिस्तान और बा से बांग्लादेश। इसका मतलब कौन नहीं आया इसमें? चीन नहीं आया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा नैनो? चीन नहीं है। सार्क के सदस्य देश हैं, तो सार्क के सदस्य देश भारत भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी, इनमें से सभी हो जाएगा। सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, सार्क का मुख्य उद्देश्य है नो
सदस्य देशों के बीच पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना। सदस्य देशों के बीच में पारस्परिक सहयोग को क्या करना, बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य है। 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में किस पार्टी की सरकार बनी थी? तो याद रखने के लिए नो जनता दल, विश्वनाथ प्रकाश का कैसा जनता दल का बना था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो याद रखेगा सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। हो गया, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। ताशकंद समझौता, देखिए एकदम महत्व, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो याद रखिएगा रेनू, ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। और इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री थे। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। ताशकंद समझौता में मुख्य रूप से बातें क्या थी? तो ताशकंद समझौता मुख्य रूप से क्या बातें थी? तो याद रखिएगा नैनो, भारत पाकिस्तान एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे एवं विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका ये हो जाएगा ऑप्शन, ठीक ना। यानी कि चलते अगले क्वेश्चन की ओर। ताशकंद कहाँ है? तो ताशकंद कहाँ था नैनो? तो आप बताइएगा ना, रूस में। ताशकंद का नैनो रूस में। तो चलिए हम लोग चलते अगले क्वेश्चन की ओर। शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता कब हुआ था? तो हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि 1952 में। जल्दी से बता दीजिए, शिमला समझौता के वक्त भारत के प्रधानमंत्री कौन थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे और भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इसका राष्ट्रपति बताना है और भारत का प्रधानमंत्री। जल्दी इस कमेंट में। रंगभेद की नीति निम्नलिखित में से किस देश में देखने को मिलते हैं? तो रंगभेद का नीति किस देश में देखने के लिए मिलता है? तो याद रखेगा, काला और गोरा दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका का गांधी, दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका का गांधी याद रखेगा ननू, नेल्सन मंडेला को। किसको कहा जाता है? नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। चलिए, भारत पाकिस्तान के बीच जहाज रानी समझौता, याद रखिएगा कौन सा समझौता कर रहे हैं? जहाज रानी समझौता। भारत पाकिस्तान के बीच जहाज रानी समझौता 1975 में हुआ था। जहाज रानी समझौता कब हुआ था? 1975 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत बांग्लादेश के बीच शांति, सहयोग और मैत्री की 25 वर्षीय संधि कब हुई? तो 25 वर्षीय संधि कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। 1974 में पहला पोखरण परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत के प्रधानमंत्री 1974 के समय में कौन थी? तो सबको हम बताए थे, इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। और ये पोखरण कहाँ पर था नो? ये राजस्थान में। पोखरण कहाँ पर था नो? राजस्थान में। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय विदेश नीति का प्रमुख आधार निम्नलिखित में से किसे बनाया? तो याद रखिएगा, वह शांति भी हो, मित्रता भी हो, समानता भी हो। इसका मतलब इनमें से सभी को बनाया, सभी को। भारत द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति का पालन किए जाने के कारणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से बातें सही है? तो क्या हो जाएगा रेनू? तो विश्व में शांति व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किसी गुट में शामिल ना, ये बात बिल्कुल सही है, यह वही बात सही है। और एक बात और याद रखिएगा नो, तो इस तरह से तो हम कह सकते हैं नो कि जो उनका था एक छठा था क्या नो, कि अपने आर्थिक विकास के कार्यक्रम में क्या करना, कि विदेशी सहयोग प्राप्त करना। आर्थिक कार्यक्रम में, अपने आर्थिक कार्यक्रम के विकास में, अपने आर्थिक विकास कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करना। तो इसका मतलब सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। स्वेज नहर विवाद, स्वेज नहर विवाद, स्वेज नहर विवाद, याद रखेगा नो, स्वेज नहर विवाद
निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच में, तो ब्रिटेन और मिस्र, स्वेज नहर किसके किसके बीच में, ब्रिटेन एवं मिस्र के बीच में। निम्नलिखित में से भारत किसका हमेशा से विरोध करता आया है, निम्नलिखित में से भारत किसका हमेशा विरोध करता आया है, तो याद रखिएगा नन्नू, तो वह उपनिवेशवाद का तो विरोध कर किया ही किया है, और उसके साथ ही साथ में वह रंगभेद का भी, काला गोरा का, आतंकवाद का, इसका मतलब इसमें से क्या आ जाएगा, सभी। तो भारत इनमें से सभी का विरोध करते आया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में किसने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते, संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना हम आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते। तो ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने ये स्टेटमेंट दिया था। 1974 में एशियाई संबंध सम्मेलन कहाँ आयोजित की गई थी, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाई कि ये 1974 में एशियाई संबंध सम्मेलन कहाँ हुआ था, कि यह हुआ था मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे लाडले भाई बहन, नई दिल्ली में। बाडुंग सम्मेलन कब हुआ था, तो बाडुंग सम्मेलन याद रखना, बाडुंग सम्मेलन हुआ था 1900 कब हुआ था, 56 में, 1956 में बाडुंग सम्मेलन 1956 में। तो आप लोग बताइए बाडुंग कहाँ है, बाडुंग किस देश में, बताइए जल्दी से कमेंट में। भारत में नेहरू युग, भारत में नेहरू युग कब से कब माना जाता है, तो भारत में नेहरू युग कब से कब माना जाता है, तो याद रखिएगा नेहरू का मृत्यु 1964 में हुआ था। तो याद रखने के लिए तो 64 तक तो जेबे करेंगे, 64 ये ऑप्शन होगा ना, ये ऑप्शन होगा ना, सॉरी 64 का होगा ना, देखिए तो सॉरी, अब क्या होगा ना, जल्दी से बताइए, तो क्या हो जाएगा 47 से 64, क्या हो जाएगा नन्नू, 1947 से 64, आजादी से लेकर के तब तक। चीन में साम्यवादी शासन का स्थापना कब हुई थी, चीन में साम्यवादी शासन का स्थापना कब हुआ था, 1949 में, 1949 में। पंचशील समझौता के समय चीन के प्रधानमंत्री कौन थे, चाओ एन लाई, कौन थे नो, चाओ एन लाई, चाओ एन लाई, कौन थे नो, चाओ एन लाई थे। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। गोवा को पुर्तगाल से आजादी के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो कौन थे नो, तो याद रखिएगा, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ था, तो लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ था, तो क्या हो जाएगा नूनू, तो लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ था, सॉरी कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा ताशकंद में हुआ था। और कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1966 में। पानी के बंटवारे को लेकर भारत और श्रीलंका के बीच समझौता कब हुआ था, तो याद रखिएगा नूनू 1974 में, 1974 में हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ, तो भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था, तो 1999 ईस्वी में। भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था, 1999 ईस्वी में। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता का हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था, तो याद रखिएगा 1954 में। कब हुआ था, 1954 में। गुट निरपेक्ष आंदोलन कब अस्तित्व में आया, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन कब आया अस्तित्व में, 1961 में। कब आया था नो, 1961 में। प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष थे मार्शल टीटो, कौन थे नो, मार्शल टीटो। निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई, तो चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी, चीन ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था, तो सबको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता हुआ था 1972 में, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। चलते अगले क्वेश्चंस की ओर। गुट निरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो बताइए नो, ये बेलग्रेड में हुआ था। बताइए बेलग्रेड कहाँ है, ये किस देश की राजधानी कहाँ है, बेलग्रेड। मैकमोहन रेखा कहाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
एकदम टिक लगा दीजिए। मैकमोहन कहाँ है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। भारत और चीन के बीच की रेखा को, भारत और चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और चीन के रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो भारत और चीन युद्ध 1962 में हुआ था। भारत और चीन के बीच में कब युद्ध हुआ था, 1962 में हुआ था। भारत विदेश नीति का आधार क्या है, भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है, तो याद रखिएगा नो, भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है, विश्व में शांति हो, विश्व में सहअस्तित्व हो, पंचशील, इसका मतलब सीधा सा हो गया इनमें से सभी, इनमें से सभी। किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बहुत महत्वपूर्ण बात, तो स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था, तो याद रखने के लिए कौन सा हो जाएगा रेनू, तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने। साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है, साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है, तो साधारण विधेयक को रोकने के लिए उसे 6 माह तक वह रोक सकती है। कितने दिनों तक रोक सकती है, 6 माह तक रोक सकती है। दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था, दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था, तो याद रखने के लिए नैनो मस्तिष्क में बैठा लीजिए, बांग्लादेश में, ढाका, बांग्लादेश के ढाका। तो याद रखिएगा बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है ना, ढाका। और ढाका में जो रुपया चलता है टाका, कौन सा, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और ढाका में जो रुपया है उसको क्या कहते हैं, वहाँ के बांग्लादेश के मुद्रा को टाका कहा जाता है। ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में हुआ था। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन पंचशील सिद्धांत नहीं है, कौन पंचशील सिद्धांत नहीं है, तो याद रखने के लिए क्या आ जाएगा, गुट निरपेक्षता पंचशील सिद्धांत नहीं है, पंचशील सिद्धांत नहीं है। विश्व मानचित्र पर इजराइल एक देश के रूप में कब उभर कर आया, तो कब आएगा नैनो, तो याद रखने के लिए दिमाग में रखिएगा 1948 में, 1948 में आया। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो क्या हो जाएगा, भारत और चीन में। किस राज्य में है, तो देखिएगा नो, अरुणाचल प्रदेश। तो जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए कि अरुणाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 95 का आप जल्दी से राजधानी बताइए। क्वेश्चन नंबर 95 का जल्दी से कमेंट में लिख करके राजधानी कहाँ है। चलिए, अरुणाचल प्रदेश का। किस देश की विदेश नीति मोतियों की माला के नाम से जाना जाता है, तो किस देश की विदेश नीति तो मोतियों की माला के नाम से जाना जाता है, तो क्या बोलेंगे, तो ये हम लोगों का है, भारत ही होंगे। चलो, तो इस तरह से क्या हो जाएगा रेनू, इसका इस तरह से भारत हो जाएगा, ठीक ना। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। देखिए दोनों 96 में क्या कहता है, किस देश की विदेश नीति मोतियों की माला के नाम से जाना जाता है, तो मोतियों की माला के नाम से क्या हुआ कि चीन होगा, जो कि एक सैनिक नेटवर्क के तौर पर रूट के लिए है प्रसिद्ध। आओ, विश्व का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, यहाँ छोटा राज्य क्या हो जाएगा नो, देश से छोटा देश कौन सा हो जाएगा नो, वेटिकन सिटी। तो जल्दी से बताइए यह वेटिकन सिटी किस महादेश में पड़ता है, एग्जाम्पल में जल्दी से आप लोग कमेंट में लिखें। वेटिकन सिटी, धारचूला लिपुलेख, धारचूला लिपुलेख सड़क परियोजना भारत के किस राज्य में है, तो धारचूला, जहाँ लिपुलेख आएगा तो लिपुलेख किस में है, उत्तराखंड में। किस में है, उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है, तो पंचायत जहां आ जाएगा तो वह कौन सा हो जाएगा नु, नेपाल। तो 99 का क्या हो जाएगा नु, नेपाल, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 1965 1971 में भारत का किस देश से युद्ध हुआ था, तो 65 में और 71 में हुआ था, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का प्रतिनिधि नेता कौन रहा था,
तो ताशकंद समझौते के समय सोवियत संघ का कौन रहा था? तो ये क्या हो जाएगा? कोसिजिन रहा था। कौन था? कोसिजिन। सोवियत संघ, रूस का कौन था? कोसिजिन। भारत तथा पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन से समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था? तो शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत एवं बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो भारत और ये कब होगा नूनू? तो याद रखिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच में फरक्का समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए था? तो 103 का क्या हो जाएगा नू? 1996। कब हुआ था नू? 1996 हो जाएगा। भारत एवं चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 1954। कब होगा नू? 1954। मैकमोहन रेखा क्या है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है। भारत और चीन के बीच का सीमा रेखा मैकमोहन रेखा है। तो मैंने आज चौथा चैप्टर भी भारत के विदेश नीति को मैंने ख़त्म कर दिया। तो आप लोग अपना स्टेटस लगाएं, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि दोस्त भी इस वीडियो का लाभ ले सके। हम चलते हैं अगले वीडियो की ओर। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।